हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है बेटा? तो हम आज ये टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक में आइए बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो आपको समझना जरूरी है वेक्टर्स के बीच में एंगल के कंसेप्ट को, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में के एंड में भी समझाया था। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये है एक वेक्टर बी, तो इनके बीच में एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री। बिल्कुल सही। लेकिन अगर यहां पर गिवन है, मान लीजिए ये 120 डिग्री, तो क्या ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, क्या इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है बेटा? नहीं, क्योंकि ये हेड टू टेल मिले हुए हैं, तो ये एंगल सही नहीं है। ये टेल टू टेल मिले हैं, तो ये एंगल बिल्कुल सही है। तो अगर इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे बेटा? हमें ये वाला एंगल लेना होगा। देखिए, टोटल 180 होता है ना, तो 120 ये है, तो बेटा 60 डिग्री ये एंगल बनेगा। क्लियर है? तो अब यहां पर वेक्टर ए और बी के बीच में जो सही एंगल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज 60 डिग्री। क्लियर है? या तो आप इसको ऐसे लिख लो और या फिर बेटा हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है? देखो, ये ऐसे लिखना या इस तरीके से, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। यहां पर भी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच 60 डिग्री एंगल है और यहां भी। क्लियर है? तो जब ये हेड, ध्यान रखना आपने, इसका हेड और इसकी टेल मिली हुई है ना, तो हम इस वाले एंगल को नहीं लेंगे, हम इस एंगल को लेंगे। हाँ, हमने अब क्या किया, इसको उठा करके यहां पे फिट कर दिया, ये देखो यहां फिट कर दिया, तब एंगल 60 डिग्री ये बिल्कुल सही है। ठीक है? या तो आप ये एंगल को लो यहां अगर लेना है तो, और अगर या फिर ऐसे शो कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए, ये तो था हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्लियर? तो अब आइए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। तो हम अभी करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्लियर? तो देखिए, मान लीजिए बेटा हमारे पास दो वेक्टर हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए और जो बी वेक्टर है बेटा, उसको हमने इस साइड यहां पे रिप्रेजेंट किया। ये रहा मेरा वेक्टर बी। क्लियर? इसको भूल जाओ। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो तो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे बेटा, एंगल थीटा। क्लियर? दो वेक्टर ए और बी, इनको हमने सेम ऑर्डर में लिया। सेम ऑर्डर का मतलब देखो, इसकी एरो का साइन इस तरफ है, इसकी एरो का साइन अब आगे ही होना चाहिए ना। अगर मान लो इसकी एरो का साइन, देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये तो सेम ऑर्डर में है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऑर्डर उल्टा हो गया। इसकी डायरेक्शन आगे थी तो इसकी भी आगे ही होनी चाहिए ना, जबकि इसने तो डायरेक्शन बदल ली। तो ये ऑर्डर गलत है, उल्टा है, और ये ऑर्डर सीधा है, सही। तो जब हमने क्या किया, दो वेक्टर लिए। अब देखो बेटा, पहले आप, ये क्या है? ट्रायंगल है। क्या है ये? ट्रायंगल। तो अगर मैं दो वेक्टर को, वेक्टर ए और बी को, ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करूं। एक ट्रायंगल है, देखिए मान लीजिए, मैं मान लेता हूं इसको ओ, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी। क्लियर है? तो ओ से ए, ओ से ए, इसको मैंने नाम दिया वेक्टर ए। क्लियर? तो मैंने वेक्टर की, ट्रायंगल की दो साइड को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। वैसे ही ए बी, दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। Whenever we represent the two vector by the two sides of the triangle, ट्रायंगल की दो साइड्स के जरिए, टेकन इन द सेम ऑर्डर। अब देखो,
ये भी आगे की तरफ है, ये भी आगे की तरफ, तो दोनों का ऑर्डर क्या सेम। देन तब इन दोनों का जो टोटल रिजल्ट होगा ना बेटा, टोटल रिजल्ट मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। बात समझ में आई? जरा एक बार ध्यान से देखिए, हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल की दो साइड को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। और मेन बात यहां पर क्या है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी आगे की तरफ था, ये भी आगे की तरफ है। क्लियर? तो इनको जोड़ने से जो नया रिजल्ट आया आर्क, वो जो है हम कैसे निकाल लेंगे, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की थर्ड साइड के द्वारा, जिसका ऑर्डर अपोजिट है, उल्टा ऑर्डर। देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे, अब इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, इसका एरो का साइन इधर होना चाहिए था, तब तो ऑर्डर सेम होता, लेकिन हमने एरो का साइन इस तरफ ना लेकर के क्या किया, एरो के साइन को उल्टी साइड में लिख दिया। ठीक है, बना दिया। तो अब ये जो साइड है ना, इन दोनों को जोड़ने के रिजल्ट के बराबर आएगी, इन दोनों को जोड़ने से जो भी आंसर आएगा वो यहां पे हमने बना दिया। ठीक है, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दो वेक्टर को मैंने ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, टेकन इन द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन तब देयर रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्ट आया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, वो हम थर्ड साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, जिसका ऑर्डर कैसा है, अपोजिट। तो ये भी बेटा हमारे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन। क्लियर है? तो सबसे पहले तो बेटा आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसी टॉपिक को आगे फर्दर करते हैं और समझते हैं। तो देखिए बेटा, अब हम करते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगुलर लॉ। जो हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम समझते हैं। इसमें हम सबसे पहले बेटा फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर। देखो आर वेक्टर इक्वल था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। क्लियर? अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है आर वेक्टर का। क्लियर है बेटा? तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। क्लियर? और जो ये रिजल्टेंट आर है, इसने वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाया उसको मैं नाम दे देता हूं बेटा बीटा। क्या नाम दिया? बी नहीं है, ये बीटा है ये। क्लियर है? ये बना लिया। अच्छा अब एक काम कीजिए, इस यहां तक है ये वेक्टर ए, इसको थोड़ा सा और मैंने आगे एक्सटेंड किया और ऊपर से इसको नीचे मिलाया, तो ये एक नॉर्थ परपेंडिकुलर बन गया बेटा। यहां पर एक ड्रॉ किया मैंने, जिसको मैंने नाम दिया एन। इस पॉइंट को क्या नाम दिया है मैंने, एन। क्लियर है? पहले ये देखिए यहां तक समझ में आया। तो अब बेटा हम अपना फाइंड आउट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप ये जो ट्रायंगल है, देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एन, इस ट्रायंगल में से बेटा हमें फाइंड आउट करनी है साइन थीटा की वैल्यू, और एक कोस थीटा की वैल्यू। ये दो वैल्यूज हमें निकालनी है इस ट्रायंगल में से। क्लियर? अब साइन थीटा की वैल्यू देखिए बेटा क्या होती है, क्या होगी? देखिए आपको पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है हमारा साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में बेटा, बी एन। क्या है? बी एन। और हाइपोटेन्यूस कितना है, यानी कि ये, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, बी। देखिए मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, वेक्टर में नहीं लिखा। वेक्टर में लिखा तो बी वेक्टर लिखना पड़ता, मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं तो मैंने सिंपली बी लिखा है। तो इसका मतलब बी एन की वैल्यू बेटा मेरे पास आई, यानी ये बी से एन की जो वैल्यू है ये कितनी आई है, दैट इज बी साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा अब ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू देखिए बेटा क्या होती है,
ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब बेस कितना है बेटा हमारा a से n, a से n, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा a से b, a से b। क्लियर। अच्छा, तो इसका मतलब a n अपॉन बेस तो ये रहा, a से b की वैल्यू कितनी है बेटा b। क्लियर है ना। अच्छा, तो यहां से आप a n की वैल्यू निकालिए, कितनी आई, दैट इज b cos थीटा। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अच्छा, अब आप एक ट्रायंगल देखिए, ये OBN, कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। फ्रॉम द ट्रायंगल ONB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें देखिए बेटा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये OB। OB का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर, ON का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर। मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, OB, O से B ये क्या है बेटा हमारा रिजल्टेंट है R, तो मैंने इसको नाम दे दिया, इसको लिख दिया OB की जगह पर R का स्क्वायर इक्वल्स टू ON। देखिए बेटा O से N क्या है, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी ON। तो यानी कि ON की जगह मैंने लिख दिया बेटा OA प्लस AN। ठीक है, ON को मैंने ओपन करके लिख दिया। ON की वैल्यू क्या है, O से N की OA प्लस AN प्लस BN, B से N बेटा ये BN स्क्वायर। क्लियर। तो अब OA की वैल्यू कितनी है, O से A के बराबर है, यानी कि A प्लस AN की वैल्यू देखिए बेटा यहां से B cos थीटा, तो मैंने AN की जगह रख दिया B cos थीटा, B cos थीटा। इसका सारे का स्क्वायर था तो मैंने यहां पर स्क्वायर लिखा, प्लस BN। अब बेटा BN समझिए आप कहां है हमारा, ये देखिए BN की वैल्यू B sin थीटा, तो बेटा B sin थीटा इसका स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर ये देखिए R स्क्वायर था तो R स्क्वायर ही है, इसको ओपन कीजिए A का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा, 2AB कोस थीटा प्लस इसका भी स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा। अच्छा, आप देखिए आप R स्क्वायर आपका इक्वल है, ये तो आ गया बेटा A स्क्वायर प्लस, अब ये टर्म और एक ये टर्म है, दोनों में से बेटा B स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे हम, B का स्क्वायर, तो अंदर क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस इधर से साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब ये प्लस में क्या बचा, देखो ये हमारे पास 2AB कोस थीटा। तो अब देखिए आप, अगर मैं इसको यहां पर साइड में लिखता हूं, इसके बाद यहां थोड़ा साइड में लिखता हूं, तो R स्क्वायर था तो बेटा ये अपना R स्क्वायर इक्वल्स टू A का स्क्वायर है A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है B स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, लिखो या ना लिखो बात एक ही है। फिर अब प्लस 2AB कोस थीटा, तो हम यहां पर 2AB
कोस थीटा। क्लियर। अब आर की वैल्यू देखिए बेटा अपने पास क्या आई, स्क्वायर हटा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्लियर बेटा। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट आर। क्लियर है। तो पहले अभी तक हम मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर चुके हैं रिजल्टेंट का, लेकिन अभी एक और चीज रहती है, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन यानी कि ये एंगल भी हमने फाइंड करना है। क्लियर। डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल फाइंड आउट करना। तो अभी हमें पता लगाना होगा कि ये जो रिजल्टेंट के एंगल कितना आया है वेक्टर ए के साथ, यानी बीटा की वैल्यू भी निकालनी है। क्लियर। तो चलिए पहले वीडियो को रोक करके बीच में पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब बेटा डायरेक्शन निकालते हैं हम। तो देखिए आप tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan बीटा लिखता हूं मैं। ट्रायंगल मेरे पास ONB लिख लेते हैं, ट्रायंगल ONB। यहां पर tan बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर यानी कि BN अपॉन बेस। बेस कितना है, O से N, ON। क्लियर है। तो अच्छा देखिए अब tan बीटा दैट इज इक्वल्स टू, ये BN की वैल्यू हमने कुछ फाइंड आउट की थी, क्या वैल्यू आई थी बेटा, दैट इज B sin थीटा। ये हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में वैल्यू फाइंड आउट करी थी ना। अच्छा ON की वैल्यू OA प्लस AN, तो OA प्लस AN। अब OA की वैल्यू कितनी है, A प्लस AN यानी इसकी वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट करी थी B कोस थीटा। ठीक है, वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये आ गया बेटा, बस tan बीटा निकाल लिया, उतना ही काफी है। यहां तक समझो, इस बीटा भी आ जाएगा अगर tan बीटा पता चल गया तो। क्लियर है बेटा। ये थी हमारी डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अच्छा अब देखिए आप स्पेशल केस एक, दैट इज द स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, मान लीजिए थीटा 0 है, मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तब क्या होगा, आर की वैल्यू देखिए, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो इसका मतलब आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोस 0 तो 1 हो गया। क्लियर। और tan बीटा किसके इक्वल होगा, tan बीटा देखिए b sin थीटा। थीटा को जब 0 पुट करोगे तो sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब बीटा की वैल्यू 0। क्लियर। अच्छा अब सेकंड केस, थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं बेटा 90 डिग्री। तो अब क्या आएगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस 90, और कोस 90 0 होता है, तो ये आंसर अपने आप प्लस में क्या हो जाएगा, 0। तो केवल ये ही आपका रिजल्टेंट आएगा। क्लियर। और ऐसे ही बेटा tan बीटा, तो यहां देखिए आप b sin 90 डिवाइड बाय a प्लस b कोस 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो ऊपर b बचेगा, ये टर्म 0 होगी, कोस 90 0 होता है, तो यहां बचेगा a। तो बस यहां ये आ गया आपके पास tan बीटा की वैल्यू। क्लियर। अच्छा अब एक थर्ड केस आप और कर सकते हो सोल्व, उसमें आपको थीटा की वैल्यू लेनी है 180 डिग्री। बस खुद पुट करना है आपने, आर की वैल्यू निकाल लोगे अगर कोस 180 पर, और tan बीटा की वैल्यू भी निकाल लोगे। थीटा को बस 180 रख देना आपने। क्लियर है। तो इसको वीडियो को पॉज करके बेटा आप यहां तक जितना भी मैंने करवाया है आप नोट कर सकते हो।
तो बेटा नेक्स्ट है अपने पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये लॉ क्या कहता है, मान लीजिए दो वेक्टर, एक पैरेललोग्राम बनाया हमने, पैरेललोग्राम की ये दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी आसपास वाली, साथ साथ लगती, मतलब ऐसा नहीं कि एक ये ले ली और एक ये ले ली, नहीं, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हैं जो कि एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। यानी ये जो वेक्टर ए है ये यहां से शुरू होता है, वेक्टर बी भी यहां से शुरू होता है, या फिर यूं कहें ये ओ ए लाइन भी यहीं से शुरू होती है और ओ बी लाइन भी यहां से शुरू होती है। क्लियर? अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि सेम पॉइंट से शुरू हो रही हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बेटा इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन दोनों को एडिशन का जो रिजल्टेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये जो डायगोनल है ये इसी पॉइंट से शुरू होना चाहिए, कहीं ऐसा डायगोनल ना हो जो यहां से शुरू हो रहा हो या यहां से या यहां से, ये डायगोनल इसी पॉइंट से शुरू होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये जो आर वेक्टर है बेटा सेम, ये अब की बार फिर होगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल। तो ये बताओ डेफिनेशन क्लियर है ना बेटा? अगर एक पैरेललोग्राम की दो साइड को मैंने दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया तो इस जो की साइड कैसी है, एडजेसेंट साइड्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया? तो अब एक काम कीजिए आप, देखिए ये रही इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही बात कहूंगा, वीडियो को पॉज करके पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्लियर है बेटा? आपने नोट कर लिया होगा। अब हम समझते हैं इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट अब देखिए आप जरा ध्यान से, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था बिल्कुल वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये हमारा इक्वल होगा एन के। देखिए अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइन ये और ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना, थीटा। क्लियर है? अब चलो इस पॉइंट को एक काम करते हैं, सी मान लेते हैं। अब यहां पर इस पॉइंट का नाम हो गया बी। क्लियर? अच्छा बिल्कुल लास्ट ये है हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी तो वेक्टर बी होगा। अगर मैं यहां पर एक एरो का साइन लगा दूं तो क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, ये और ये दोनों पैरेलल है, लेंथ भी दोनों के इक्वल है, तो अगर मैं इसको वेक्टर बी लिख सकता हूं तो इसको भी तो वेक्टर बी लिख सकता हूं। क्लियर है बेटा? और ये आर वेक्टर ने जो एंगल बनाया ये हो गया बीटा। क्लियर? अब इसके एनालिटिकल ट्रीटमेंट को समझने के लिए आप इस लाइन को, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको इग्नोर कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। तो देखिए बाकी सारा केस हमें किस जैसा लग रहा है, जो हमने लास्ट टाइम किया था ना, अभी इससे पहले टॉपिक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल उसी के जैसा ये सारा का सारा केस है। तो यानी कि बेटा अब जो इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है आपने, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही का वही जो आपने ट्रायंगुलर लॉ में किया है ना, सेम टू सेम आपने पैरेललोग्राम लॉ में भी करना है। क्लियर है? वो आप खुद करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी टॉपिक की, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्लियर है? एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं दोनों में से एक। क्लियर? तो चलिए बेटा सबसे पहले आप अब इसको खुद ट्राई कीजिए। एनालिटिकल ट्रीटमेंट में डायग्राम में मैंने बाद में ये बनाया। क्लियर? तो ये डायग्राम आपने नोट कर लेना है। तो ओके बेटा, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।